लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम था चार्ल्स कैनिंग, और चार्ल्स कैनिंग क्लीमेंसी कैनिंग भी कहते हैं, क्लीमेंसी या डिस्काउंट कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान यही व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और यही व्यक्ति हिंदुस्तान का पहला वायसराय बना। और इसी के समय में जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज संसद को स्थानांतरित हुई थी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है राजमुकुट यानी इंग्लिश क्राउन को। और उस टाइम जो क्वीन थी उसका नाम था विक्टोरिया। यही वो व्यक्ति था जिसने विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद में पढ़ा था। इलाहाबाद में जहां आज माघ मेला लगता है, उसी स्थान पे एक बड़ा जलसा हुआ था, और उसी में उनका जो आदेश था उसे पढ़ा गया था। कैनिंग के खाते में जो चीजें जाती हैं, जो अचीवमेंट कैनिंग के हैं, वो ये है कि कैनिंग के समय में विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह के बावजूद भी सरकार के सभी विभाग, सरकार की पूरी मशीनरी बहुत नॉर्मली चलती रही, और उसने बड़े बड़े शांतिपूर्ण निर्णय लिए, मतलब बड़े निर्णय लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। और ये समझिए कि जिस पीरियड में ही विद्रोह चल रहा था 1857 में, उसी वर्ष में तीनों यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई। चाहते तो इन्हें टाल सकते थे, कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे की यूनिवर्सिटी, कि भाई इस टाइम तो आफत आई हुई है, लेकिन वो टाला नहीं गया, वो अपने तय समय पे एस्टेब्लिश की गई। कैनिंग के खाते में एक और चीज जाती है, वो 1856 का हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। उससे पहले हिंदू विधवाओं को, स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ये अलग बात है कि पुरुष को स्त्री के मर जाने पर पुनर्विवाह की अनुमति थी। तो कैनिंग ने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, इसमें जो कहानी है इसके पीछे की, वो जब मैं आपको सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ाऊंगा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर अन्य लोगों का रोल बताऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल जान लीजिए कि पीरियड में हिंदू विडो रीमैरिज पास हुआ, जिसकी ड्राफ्टिंग तो यद्यपि लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? जी सर। जी सर। जिसकी ड्राफ्टिंग तो लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, लेकिन पास इन्हीं के समय में हुआ था। इसके अलावा एक बहुत ही अनपॉपुलर कानून 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक माना जाता है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट भी इन्हीं के समय में पारित हुआ 1855। कारण ये था कि सिपाही मना करते थे दूर दराज की जगहों पर जाने के लिए, और अब कंपनी का एक्सपेंशन जो होना था वो अफगानिस्तान के एरिया में होना था या बर्मा के एरिया में होना था। हिंदुस्तान में तो कंपनी को जीतने के लिए कोई बचा नहीं था, और वहां दोनों जगह जाने से कंपनी के सैनिक मना करते थे। मैंने आपको इसका भी बताया था कि जब फर्स्ट अफगान वार हुआ था, तो वो जो सैनिक वहां से उस युद्ध एक्सपीरियंस लिए लौटे थे, लौटे क्या थे? कुछ लौटे ही नहीं थे। जो कुछ भी एक्सपीरियंस थे, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट को बनाने में, अफगान वार ने और बर्मा वार ने। बर्मा वार में भी यही स्थिति थी कि युद्ध को लड़ने से पहले ही अंग्रेज फौज वहां जाने को ही तैयार नहीं थी। तो युद्ध तो आप तब जीतेंगे जब वहां पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तब जब आपका संगठन या आपकी बटालियन या आपका रेजिमेंट तैयार होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हें पहले अब बांधा जाए कि जो भर्ती होगा वो पहले इस बात का शपथ पत्र देगा कि वो कहीं भी सेवा करेगा। ये नहीं है कि केवल बंगाल और बिहार में ही सेवा करेगा। इन्हीं महानुभाव के पीरियड में इंडियन पेनल कोड, जैसे आज भी लागू है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो कि मैकॉले के द्वारा डिजाइन की गई थी और काफी दिन से हुई थी, बल्कि ये धूल खा रही थी। मैकॉले ने तो उससे 15 साल पहले डिजाइन किया, क्योंकि मैकॉले की नियुक्ति जो है 1835 लेकर 1840 के बीच में ही है। तो 1840 तक वो पैनल कोड डिजाइन कर चुका था। तो 40 से लेकर 60 तक लगभग 20 साल वो इंडो कोड लागू नहीं की गई। 1862 में
विद्रोह होने के बाद उसे लागू करने का श्रेय भी इसी को जाता है। कैनिंग के बारे में कहा जाता है कि बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति था और अपने निर्णयों को वापस नहीं लेता था। कैनिंग का जो पीरियड रहा है वो नवंबर 1858 से लेकर के 21 मार्च 1862 तक रहा है। लगभग आप समझ लो कि 3.25 साल, 59 से 60, 60 से 61 और 61 से 62, 7 साल के आसपास इसका पीरियड रहा है। लॉर्ड कैनिंग को प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा खासा था। उस समय इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, कोई पता उस टाइम इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? पामस्टन थे शायद, पीएम पामस्टन करके नाम था। बिल्कुल सही, लॉर्ड पामस्टन। तो बेसिकली लॉर्ड पामस्टन के विश्वास पात्रों में से एक था, और इससे पहले वो एक रॉयल कमीशन म्यूजियम का, उसमें उसने काम किया। और बेसिकली इंग्लैंड में एज पोस्ट मास्टर जनरल, जो डाक तार सेवाएं होती हैं उसका पोस्ट मास्टर, आज भी हिंदुस्तान में भी पोस्ट मास्टर जो हेड पोस्ट मास्टर होता है उसे पोस्ट मास्टर जनरल ही कहा जाता है। आज भी बड़े जिलों में वही पद पोस्ट मास्टर जनरल का है, और वो सेवा भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एलाइड सर्विसेज में है, जिसे इंडियन पोस्टल सर्विस कहते हैं, आईपीओएस। उसे भी ऐसा शॉर्ट में आईपीएस ही कहते हैं, लेकिन डेट इज आईपीओएस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। और इसकी बड़ी महत्ता थी। इसका महत्व तो इंडियन सिविल सर्विसेज के बराबर ही हुआ करता था। महत्ता इसलिए थी कि इस चीज में कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा सेंसर्ड था, मतलब सरकार उस पर निगाह रखती थी। आज की तरह नहीं था कि फ्री कम्युनिकेशन हो। अब तो कोई भी किसी से कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है। और 1855 में वैकेंसी हुई, डलहौजी का दौर जब समाप्त हुआ तो लॉर्ड पामरस्टन की जो नेचुरल चॉइस थी वो कैनिंग पर आकर टिकी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कैनिंग से ज्यादा फिट इस पोस्ट के लिए कोई दूसरा नहीं है। अल्टीमेटली कैनिंग जो है इंग्लैंड से चले और दिसंबर 1855 में हिंदुस्तान के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, और फरवरी 1856 में कैनिंग महोदय जो है हिंदुस्तान आ गए। उस जमाने में 2 से 3 महीना लगता था इंग्लैंड से हिंदुस्तान आने में पानी के जहाज से। तब तक हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हो पाया था। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो कैनिंग के बहुत सारे सहयोगियों से यह सलाह दी कि बेटर वे कि अब हिंदुस्तान से हम अपना जो भी सिस्टम है उसे समेट लें। लेकिन कैनिंग को यह बताया कि भाई यहाँ हिंदुस्तान की बगावत जो है अल्टीमेटली पूरे देश रूल कर देगी। लेकिन कैनिंग ने कोई इन चीजों से डरा नहीं वो कहीं से, और उसने बहुत सटीक तरीके से आर्मी का मूवमेंट रखा, गुड्स का मूवमेंट, सप्लाई चेन बनाए रखी आर्मी के लिए, और उनका जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम था उसे भी बहुत कायदे से मैनेज रखा। कैनिंग दिन में 18 घंटे काम करता, 18 से 20 घंटे ऐसा कहा जाता है। और इसी कारण कैनिंग की बड़ी अर्ली डेथ हो गई। कैनिंग 1862 में ही खत्म हो गया, जून महीने में इंग्लैंड में। कैनिंग की बहुत अर्ली डेथ होने का कारण ये था कि कैनिंग ने इंडियन रिबेलियन के दौरान 1857 के दौरान दिनों रात काम किया था। और जब विद्रोह समाप्त हो गया तो कैनिंग को क्लीमेंसी इसलिए का, क्लीमेंसी का मतलब होता है वो जो क्षमा देने वाला हो। तो एंटायर यूरोप
के जो लोग थे, यूरोपियन मतलब जो इंग्लैंड के लोग थे, और इंग्लैंड, इवन जो इंग्लैंड की पब्लिक ओपिनियन थी, वो भी यही थी कि जो भी विद्रोह में शामिल रहा है उसे उड़ा दिया जाए। जैसे उन्होंने बहुत सारी आर्मी डिसबैंड कर दी, आर्मी खत्म कर दी, बहुत सारी बटालियन डिसबैंड कर दी। तो उनका ये था कि जो सामने आए, और उस टाइम बड़ा ब्रूटल रिप्रेजल भी दिया गया, बदलाव भी लिया गया। लेकिन कैनिंग का दूसरा कहना था कि अगर हमने इस तरह की पॉलिसी अपनाई तो हम दूसरे विद्रोह को जन्म दे देंगे। तो कैनिंग ने अपनी ओपिनियन यही रखी है, अल्टीमेटली उसी को इम्प्लीमेंट किया। और कैनिंग ने यह कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति जो किसी यूरोपियन की हत्या में शामिल नहीं है, उन सबको आम माफी दे दी गई। आम माफी का मतलब ये नहीं, माफी का मतलब ये है कि जो मान लीजिए यूरोपियन की हत्या में शामिल है, उन्हें तो फांसी दी ही गई। और बहुत सारे लोग, जब ब्रिटिश आर्मी ने काउंटर अटैक किया तो उस दौरान मारे गए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिसबैंड हो गई, घर भाग गए, या कोई और अनुशासनहीनता उन्होंने कर दी। लेकिन अगर उन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है तो उन्हें सेना में दोबारा से वापस ले। कैनिंग के इस निर्णय ने आर्मी के अंदर उसे काफी पॉपुलर किया। इसके अलावा अब जिन लोगों की जमीनें ली गई थी डलहौजी के आदेश से, वो सब भी उसने वापस कर दी। और कैनिंग के इस सब एक्टिविटीज और एटीट्यूड की वजह से कि उसने एक स्टेट्समैन टाइप काम किया था, 1858 में किसी व्यक्ति को एज ए एफडीआर बनाया गया। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। किसी आज की डेट में भी आप देखिए, किसी जिले में किसी डीएम के कार्यकाल में अगर उपद्रव हो जाए तो सरकार सबसे पहले उस डीएम को ट्रांसफर करती है वहां से, जो उस चीज को मैनेज नहीं कर पाया या उसके उसके कार्यकाल में हुआ हो। मतलब एक नई फिगर लाई जाती है जिससे कि उस चेहरे को हटाया जाए वहां से, जिससे कि गवर्नमेंट की छवि खराब ना हो या पब्लिक ज्यादा अगेंस्ट ना जाए। लेकिन यहाँ इतने बड़े विरोध होने के बावजूद भी उसी व्यक्ति के चेहरे पे यकीन किया गया, क्योंकि विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था, कैनिंग के खिलाफ नहीं था। और कैनिंग ने बहुत ज्यादा विंडिकेटिव पॉलिसी नहीं अपनाई कि विंडिकेटिव पॉलिसी अपनाई हो गई सबको मार डालूंगा और इनडिस्क्रिमिनेट मार डालूंगा, मतलब जो सामने आएगा उसी को मार डालूंगा और कलेक्टिव मार डालूंगा, एक एक मारा आराम चार मार डालेंगे। तो कैनिंग ने बहुत सेलेक्टिव पॉलिसी अपनाई, इसी कारण उसी को कंटिन्यू किया गया। बहुत सारे लोग आज व्हाट्सएप की बस्ती में ज्ञान बांट रहे, वैसे कुछ ज्ञान बांटने वाले ये भी हैं, खैर इतना पीछे नहीं जाते, बल्कि यहाँ जाते हैं कि साहब वो माउंट बैटन को क्यों गवर्नर जनरल बनाया। भाई माउंट बैटन को गवर्नर जनरल बनाने में क्या बुराई थी? माउंट बैटन एक अनुभवी व्यक्ति थे, माउंट बैटन को प्रशासन करने का बहुत अनुभव था, माउंट बैटन को आर्मी को डील का बहुत अनुभव था। माउंट बैटन बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के हेड थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कितनी आर्मी कहाँ लगानी है, कैसे कंटेंट करना है, कैसे उसकी सप्लाई करनी है, जो अनुभवी व्यक्ति से प्रशासन किया उसी काल में। एक ऐसा जब पाकिस्तान अलग हुआ, पंजाब और बंगाल जल रहे थे, एक अनुभवी आदमी को कैसे गवर्नर जनरल के पद पर उठाया जाता था? गवर्नर जनरल के पद पर तो ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने प्रशासन का अनुभव हो। विरोध करना और हल्ला मचाना ये बहुत आसान चीज होती है, लेकिन खुद उसे चल के संभालना, जब आपके कंधे पे जिम्मेदारी आ जाती है, ये बहुत कठिन होता है। सिमिलर केस वाज विद माउंटबेटन एंड सिमिलर केस विद द कैनिंग। दोनों ही परिस्थितियों में उसी व्यक्ति पे यकीन किया गया। 1857 में भी उसी व्यक्ति पे यकीन किया गया और 1947 में 90 साल बाद एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान का वायसराय था उसी को अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया। अंतिम तक वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो उन्होंने एक साल बाद जब वो बने। मैं यहाँ फैक्ट्स की लड़ाई नहीं कह रहा, बस कहने का मतलब यही है कि इट वाज
उनकी नीड थी, इस वजह से उन्हें बनाया गया। वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ज्ञान मिलता है इस सब चीज में। अथाह लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, जिन्हें कुछ पता है, अता है ना पता है। खैर, कैनिंग की इन्हीं सेवाओं के लिए अंग्रेजों का जो लोकसभा राज्यसभा है, जो हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट है, उनकी क्या कहते हैं उसे, अंग्रेजों की हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, वो दोनों जो है उन्हें उसे जो है अर्ल की उपाधि दी। कैनिंग यहां से मार्च अप्रैल 1862 में वापस चला गया और 17 जून को कैनिंग की डेथ हो गई इंग्लैंड में। कैनिंग और उसकी पत्नी, कैनिंग की पत्नी का नाम था चार्लोट। चार्लोटे चार्लोट जो नाम था, बेसिकली कैनिंग का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन कैनिंग और उसकी पत्नी भारतीयों का एक फोटो एल्बम बनाना चाहते थे, जिसे एथनोग्राफी कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में। और एक किताब लिखना चाहते थे जिसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया। बाद में ये किताब लिखी गई, कैनिंग की इच्छा की पूर्ति की गई। कैनिंग के बारे में इतना ही चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। आवाज आ रही मेरी? जी सर। यस सर। कैनिंग के बारे में और कोई जिज्ञासा हो तो पूछे। कुछ और जानना चाहते हैं कैनिंग के बारे में? चलिए, कैनिंग के बाद जो नेक्स्ट वायसराय आए, जो बेसिकली एक कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट, उनका नाम था, कोई बताएगा अगले वायसराय का नाम? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉरेंस? सर लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन, भाई जिसका नाम है जेम्स ब्रूस। एल्गिन तो उसकी उपाधि थी, हिज नेम वाज जेम्स ब्रूस। एल्गिन तो उसकी उपाधि, लॉर्ड एल्गिन लिखा जाता है ना, लॉर्ड एल्गिन वाज द टाइटल। हिंदुस्तान आने से पहले वो बंदा जमैका का गवर्नर रह चुका था, कनाडा का गवर्नर जनरल रह चुका था, क्योंकि कनाडा जमैका ये सब ऑस्ट्रेलिया तक ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ही था। अठारह 60 में दूसरा अफीम युद्ध जब हुआ था चीन के साथ, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, सेकेंड ओपीएम वार। तब उसने बीजिंग में कुछ ऐसे काम किए थे जिनके लिए आज भी चीन के लोग उसे याद रखते हैं। बीजिंग में एक बहुत बड़ा पैलेस था, और उसमें बहुत बड़ा कलेक्शन था चीन के इतिहास का। बहुत ही पहुंची हुई कलाकृतियां थी उसमें, पेंटिंग्स थी, सब कुछ था। ये जेम्स ब्रूस ने क्या किया, उसमें आग लगवा दी।
बेसिकली चीन का बहुत ही बड़ा किंग वंश है, किंग वंश का इतिहास था उसमें, एक तरह से किंग डायनेस्टी का, सबको जलवा दिया था। चलिए, इनके बारे में और जानने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। लॉर्ड पामरटन को ये लगा इस आदमी को जानकारी है साउथ ईस्ट एशिया की, तो यही व्यक्ति फिट होगा अगला वायसराय बनने के लिए। 1862 में पामरस्टन साहब ने, जो इंग्लैंड पीएम थे, इसको अपवा लिया क्राउन से। इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज है वही है जो लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो के बारे में क्या जानते हो आप? कब से कब तक रहे बताओ जरा। 872 तक रही सर, 869 से। सर इनके टाइम में जनगणना भी हुई थी पहली। और बताओ, शाबाश। और बताओ मेयो के बारे में। सर मेयो कॉलेज बना है कितनी। और सर इनके काल में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। शाबाश। और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी। बहुत बढ़िया। और सर शायद पंजाब में पूरा विद्रोह हुए थे, वो भी इनके काल में हुए थे शायद। सर राज्य प्रणाली इन्हीं के। और बताएं। सर ये ऐसे शाबाश। सर ये एक ऐसी गवर्नर जनरल थे जिनकी डेथ इंडिया में ही हुई थी। शाबाश। डेथ नहीं हुई थी, मर्डर हुआ। असैसिनेशन हुआ। शेर अली खान। शेर अली अफरीदी ने किया था। शेर अली की कहानी। जी सर, सेल्युलर जेल लौट रहे थे तभी। जेल बनी नहीं थी तब तक, सेलुलर तो 1906 में बनी है। लेकिन तो लेकिन तभी काला पानी की सजा तो उसके लिए फेमस थी, तो ये वहीं से आ रहे थे ना। तो उसी टापू पे एक बना दी जाती थी, और टापू ही ऐसे, वहां जी से कोई भाग ही नहीं सकता। रॉस आइलैंड। वहां पहले ओपन जेल रखी जा, ओपन जेल हुआ करती थी वहां। सेलुलर जेल तो बाद में बनी है। लेकिन अंडमान शेर अली निकोबार को रॉस शेर आइलैंड अली था। को भी कुछ शेर अली को भी ऐसा नहीं था कि उसे किसी को मारना है। मुझे कोई ये थोड़ी मालूम था कि वायसराय को मारना है। शेर अली के दिमाग में तो ये था कि उसे किसी अंग्रेज को मारना है। तो झाड़ियों के पीछे से वो तो कूदा। लॉर्ड मेयो को इस बात का श्रेय जाता है कि लॉर्ड मेयो बेसिकली सबसे घुमक्कड़ वायसराय था। पूरे हिंदुस्तान को ट्रेवल करते थे वो। अच्छा, जेम्स ब्रूस में और लॉर्ड मेयो में क्या समानता है, कोई बताएगा? एनीवन? एक्चुअली जेम्स ब्रूस जो लॉर्ड है ना, इसकी डेथ इंडिया में हुई थी। और 1863 में इसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। कहां पे? कुल्लू है। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक जिला है धर्मशाला। सुना नाम? नहीं सुना? सुना है सर। जी सर। धर्मशाला में इसकी कब्र है। धर्मशाला में ही इसकी कब्र है।
और लॉर्ड मेयो की कब्र नहीं है। लॉर्ड मेयो का कत्ल तो हिंदुस्तान में ही हुआ था, अंडमान निकोबार में, लेकिन लॉर्ड मेयो को ले गए थे वहीं। कोई पता लॉर्ड मेयो की कब्र कहाँ है? अंडमान निकोबार नहीं है। एनीवन? कोई बता सकता है? हम्म? सर डबलिन सर आयरलैंड में सर। बताओ। यूपीसीएस में तो इस तरह के बहुत सवाल पूछे जाते, कौन कहाँ मरा। तुमने अफरीदी का नाम सुना है? अफरीदी, अफरीदी पाकिस्तान की एक ट्राइब है बेसिकली, एक जनजाति है वहां की। शेर अली था ना, वो अफरीदी था, अपने जी सर। दोस्त के कतर में जेल काट रहा था। उसकी कब्र है जॉन्सटाउन में। उसकी बॉडी को यहां से इंग्लैंड ले जाया गया था। वो यहाँ दफन नहीं है, लेकिन लॉर्ड जेम्स ब्रूस, जिसे लॉर्ड एल्गिन कहते हैं, वो हिंदुस्तान में ही दफन है। उसकी डेथ भी यहीं हुई थी। और एक चीज और फेमस थी लॉर्ड एल्गिन के लिए, वो ये कि लॉर्ड एल्गिन ने शिमला में वायसराय के रहने के लिए व्हाइट हाउस बनवाया, और शिमला बिल्कुल समर कैपिटल बना दी उसने। उसे तब वायसराय हाउस नहीं कहते तो उसे कहते पीटर हॉफ पैलेस। पीटर हॉफ पैलेस की विशेषता ये थी कि पीटर हॉफ पैलेस जो है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था, इंग्लैंड की तर्ज पे, देवदार की लकड़ी। आवाज आ रही मेरी? जी सर। सर आ रही। और पीटर ऑफ पैलेस है आगे वाले जितने वायसराय सब रहे। आप आगे पढ़ेंगे ना शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला में जाकर वार्ता हो रही है, तो कभी आपके दिमाग में आया कि शिमला में क्या हो रही है? वैसे वायसराय उसमें शिमला में आकर के थे। पीटर हॉफ जो है बेसिकली आज भी है। बाद में जब हिमाचल प्रदेश बना, वहां गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस हो गया पीटर हॉफ पैलेस। पीटर हॉफ पैलेस इसलिए भी फेमस है कि आप में से शायद पता हो, किसी को ना पता हो, पीटर ऑफ पैलेस में ही महात्मा गांधी का जो मर्डर हुआ था उसका मुकदमा चला था। उसका जो ट्रायल है, उसकी जो सुनवाई है, बेसिकली पीटर ऑफ पैलेस में ही हुई थी। और नाथूराम गौडसे की जो व्हाट्सएप चलती है ना बहुत सारी, कि नाथूराम गौडसे ने क्या बोला, और यूट्यूब पे बहुत सारे आप डालेंगे तो आ जाएगा। वो जो स्पीच है नाथूराम गौडसे की, वो पीटर ऑफ पैलेस की है। नाथूराम गौडसे में जो मुकदमा चला तो पीटर ऑफ पैलेस में ही चला था, उसी में सुनवाई हुई थी। समझ में आ गया? जी चलिए, मेयो के बारे में आप जान गए। पीटर ऑफ पैलेस आज की डेट में एक होटल बन चुका है। आज उसमें कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं होती, डेट इज ए होटल। ऐसा दीजिए और तो इसके अलावा मेयो के बाद एक और रहे श्रीमान जी, नॉर्थब्रुक। उनकी कोई उपलब्धि याद है आपको? सर 1873 में अफगानिस्तान के राजदूत भी रहे थे। सर यूनिवर्सल मैरिज 1872 आया था उन्हीं का। भाई मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज ये है कि जो व्यक्ति भारत का वायसराय बनना है वो कुछ ना कुछ तो बड़े के पदों पर रहा ही होगा पहले। ऐसा तो है नहीं कि गांव में से उठाया
अज्ञानी बैठे हो तो सीधे वायसराय बना दिया हो। ऐसा कभी होता है क्या? अरे आदमी जाता है, आज की डेट में भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े पदों पर जाता है तो पहले वो विधायक भी रहता है, एमपी भी रहता है, बहुत पदों पर रहता है। तो ये तो हमेशा ही होगा कि वायसराय कोई ऐसा पद तो था नहीं, हिसाब उठाया फलाने गांव से और उसे वहां बैठा दे जाके ले जाके। डेफिनेटली उसने उसका अपना पॉलिटिकल कैरियर होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर होगा, कैरियर तो कहीं का होगा, नहीं तो तीसरा मिलिट्री कैरियर होगा। आज भी आप देखो कि बहुत सारे राज्यपाल बनने में या तो वो पॉलिटिशियंस होते हैं या सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं या मिलिट्री के जनरल होते हैं, यही परंपरा थी। आज बस इतना है कि पॉलिटिशियंस ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं, आज से 20 साल पहले तक कम से कम 6 से लेकर 8 स्टेट्स के जो वो हुआ करते थे गवर्नर, वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में जगमोहन बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, बहुत दिन तक वहां के गवर्नर रहे। और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में तो प्राय ऐसा होता था कि मिलिट्री के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल इन्हीं को बनाया जाता था गवर्नर, जो डिस्टर्ब एरियाज थे। अंग्रेजों के समय में भी गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन तब पॉलिटिशियन वो हुआ करते थे जो बेसिकली इंग्लैंड के पॉलिटिशियन हुआ करते थे। इनमें से कई सारे ऐसे थे जो इंग्लैंड में जिन्होंने पॉलिटिशियन रहे। इंग्लैंड में जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड का कोई अध्यक्ष रहा है, इंग्लैंड में पॉलिटिक्स करी है जिन्होंने। तो ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए पॉलिटिक्स करना या अफसर होना या मिलिट्री का जनरल होना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना तो कोई बन ही नहीं सकता। आपने कभी सुना है कि किसी को डॉक्टर को बना दिया हो, किसी इंजीनियर को बना दिया हो, या कभी किसी आपने सुना है कि किसी गांव में से किसी आम आदमी को उठा के बना दिया गया हो? सुना है किसी ने? अगर वो डॉक्टर बना है ना, तो वो डॉक्टर खुद में एक पॉलिटिशियन होगा। इसके अलावा बताएं नॉर्थ ब्रुक के बारे में। अगला वायसराय बताएं, अगला वायसराय कौन लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन है सर। है? लॉर्ड लिटन नहीं भाई, लॉर्ड इसके बाद ही बताओ। लिटन। एल्गिन के बाद बताओ। सर लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस, क्या अवधि रही है लॉर्ड लॉरेंस की? सर 64 to 69, 1864 to 1869। लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया? सर सर, हाई कोर्ट 18 एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन्हीं काल में, मद्रास और कलकत्ता। क्या हुआ था? सर हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड कलकत्ता। बिल्कुल सही। सर और अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इन्होंने। सर एंग्लो भूटानीज वार भी इन्हीं के पीरियड में हुआ था। एंग्लो भूटानी वार हुआ था, थोड़ा था वो, बात बड़ा नहीं था। ये बात सही है, एंग्लो भूटानी वार भी इंग्लैंड में हुआ था। अफगानिस्तान के पीरियड, अफगानिस्तान को तो टच ही नहीं किया। अफगानिस्तान को टच करने का तो मतलब बर्फ के छत्ते में डालना था, तो इसलिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो अफगानिस्तान के चक्कर में ना पड़ो। और सर एक कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का गठन किया गया था। कंपनी की फेमाइन पॉलिसी में है ये, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैंपबेल के नेतृत्व। और सर इन्हीं के समय में भारत यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो मुझे लगा तुम लोगों ने बिल्कुल वो 10 वाली मैगजीन रट ली है। हाँ, वो ये इस तरह के फैक्ट पहले यूनिक की गाइड आती थी, टाटा मैग्रो हिल की, उसमें लिखे होते थे। बहुत अच्छी चीज है, समझा मैं दूंगा ही दूंगा, और तुम लोग जो न समझ में आ रहा हो उसे बिल्कुल क्रैम कर जाओ, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। क्रैम करने के बाद ही वो दिमाग में इनबाइब हो जाती है। एक्चुअली टेलीग्राफ लाइन बिछाने के पीछे इंग्लैंड की जो कंपनीज है वो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। जब 1857 में विद्रोह हो गया तो उन कंपनीज को ये मौका मिल गया कि भाई अभी तक जो कॉन्टेक्ट है विद इन इंडिया है, और यहाँ से हमें जो है वहां कॉन्टेक्ट हो नहीं पाता, इसी वजह से टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। और इसमें जो कंपनीज थी सरकार के निकट, उनको मौका मिला उसे बिछाने का। ये प्रयास तो 1857 के बाद ही शुरू हो गया था। टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई है बताएगा कोई? 1865 में सर। कौन बोला था?
कुमारी। बहुत बढ़िया। एक्चुअली आप समझे ना, उसके पीछे लॉजिक यही था कि इस टेलीग्राफ लाइन ने कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया था, जिससे उनका इंडिया पे कमांड एंड कंट्रोल अच्छे से बना रहा है। उस चीज को तो बढ़ावा दिया गया ना। चलिए अब नेक्स्ट वायसराय। लॉर्ड मेयो सर। मेयो के बारे में तो यही जान लीजिए कि बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, और जो कुछ 4-5 पॉइंट आप लोगों ने बताए वो भी बिल्कुल सही बताए। और एसेसिनेशन शेर अली अफरीदी ने किया था, ये जान लीजिए मेयो के बारे में। एक मैंने शायद कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी लॉर्ड मेयो के बारे में, शायद आप लोगों ने देखी हो, नहीं है तो मैं आज फिर शेयर कर दूंगा। सर आज फिर से शेयर कर देना। हाँ मैं शेयर कर दूंगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक के खाते में क्या है? सर यूनिवर्सल मैरिज एक्ट पेश किया था इन्होंने 1872 में। इसका क्या मतलब था यूनिवर्सल मैरिज एक्ट का? सर वो इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ। बताओ शाबाश, डिस्कस करो। सर नेटिव मैरिज एक्ट था, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको इंडिया में कहीं भी जो शादी करते थे उसको लीगल नहीं मानते थे, इसके बाद उन्होंने लीगलाइज कर दिया था। समझाओ हमें, ऐसे नहीं। कहने आप क्या ऐसे समझा सकते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या था? 1872 का जो मैरिज एक्ट है उसी के बारे में बता रहे हो ना? जी सर। शाबाश, बताओ। क्या था और क्यों लाया गया? एनीवन? सर इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा जो चल रही थी उसे समाप्त कर दिया गया था, और लड़कियों की जो उम्र थी उसे 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और बताओ शाबाश। इतनी रिकॉल कर पा रहा हूँ। किस ईयर में आया था ये? सर 1872। सर 18 जुलाई 1872। शाबाश। नेटिव मैरिज एक्ट का दूसरा नाम क्या है? सिविल मैरिज एक्ट। चलिए, सर इंडियन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, जो कि वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पारित किया, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, 18 जुलाई 1872 को। इस एक्ट में प्रावधान ये था कि एक मैरिज कब वैध है और कब अवैध है। एक मैरिज वैध है अगर एक भी दो में से एक जो शादी करने वाला है वो क्रिश्चियन है। अब आप इस एक्ट का अर्थ समझते चले जाइएगा, फिर सोचिएगा कि इसके क्या रेमिफिकेशन होंगे। इसमें किसी भी चर्च का कोई भी पादरी या क्लर्जी
या मैरिज रजिस्ट्रार, या कोई भी मैरिज की लाइसेंस देने वाला व्यक्ति मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता था। ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, उसका अधीन पंजीकृत की जाती थी। और इसमें शादी की उम्र 21 और 18 वर्ष फिक्स की गई। शादी का समय भी इसमें फिक्स किया गया कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होने वाली शादियां ही मान्य होंगी, या फिर रात्रि में की गई शादी के लिए स्पेशल परमिशन लेनी चाहिए। वेडिंग जो है या तो चर्च में हो, या 5 मील तक अगर कोई चर्च नहीं है तो कोई अच्छी लोकेशन जो तय की गई हो वो हो। अगर कोई व्यक्ति मैरिज सेरेमनी करता है और वो सही ढंग से लाइसेंस अथॉरिटी से नहीं लाइसेंस्ड है, तो इसमें 7 से लेकर 10 वर्ष तक के पनिशमेंट की व्यवस्था रखी गई थी। मैरिज के 2 आई विटनेस होने चाहिए थे। ये एक्ट जैसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, लॉर्ड मेयो के काल में ही पारित किया गया था। अब आप मुझे ये बताओ कि नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के क्या कारण थे? कैन एनीवन? और क्या उसका प्रभाव था? हाँ भाई, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में? एनीवन? सही, बाल विवाह के विरोध में पारित किया गया था। अच्छा, और इससे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिला, क्योंकि इसमें महिला को पहली बार डिवोर्स लेने का अधिकार मिला। हम्म सर इसमें एक ये आपने किसी सर में कहा कि इसमें डाइवोर्स लेने का अधिकार मिला? किसी किताब में लिखा है क्या? इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में ही आ गया था, 3 साल पहले ही। इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो है बेसिकली 1869 का है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट शुरुआत में केवल क्रिश्चियंस पर लागू किया गया, इट में भी। चलिए, हाँ, और बोलो, कौन बोलना? बताएं भाई।
एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। और बताएं, और क्या क्या हुआ? चलिए इसे और पढ़ा, अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे इसे। सर मैरिज एक्ट क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, इसका ज्यादा इसकी क्लॉजेस जो है फेवर कर रहे हैं। भाई, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए ही था। सर इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मतलब कोई भी महिला मतलब कि किसी भी धर्म की हो रीमैरिज कर सकती है, मतलब रीमैरी हो। और क्या हुआ, चलो आगे बताओ। चलिए नेक्स्ट वॉइस आए। मेयो के बाद अगला वॉइस आए। मेयो के बाद नॉर्थ ब्रुक से लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। पीरियड लॉर्ड नॉर्थ बुक का। सर 1873 1872 से 1873 ईस्वी तक। चलिए लॉर्ड नॉर्थ बुक के में क्या जानते हैं? इनके पीरियड में क्या क्या हुआ? सर कुका आंदोलन जो हुआ एनीवन? था वो सर कुका आंदोलन जो हुआ था वो उन्हीं के पीरियड में हुआ था। और जो अलीगढ़ अलीगढ़ जो मोमडन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में, वो भी इन्हीं के काल में ही हुई थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुई थी वो। और बताओ, शाबाश। सर इसी के काल में जो दरम्यान के टाइम पर प्रिंस ऑफ वेल्स जो था वो भी नॉर्थ नॉर्थ ब्रुस के काल में ही आया था इंडिया। क्या क्या दोबारा बताओ। प्रिंस ऑफ वेल्स था वो नॉर्थ ब्रुस के काल में ही इंडिया आया था शायद। शाबाश। उस बिहार में जो अकाल पड़ा था वो 1874 में, वो भी इन्हीं के काल में था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बताई। और सर स्वेज नहर भी खुला था इन्हीं के टाइम पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके पीरियड में। और सर जो हाँ, बताओ बड़ौदा बताओ बताओ। सर जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे सर, उन पे जो मुकदमा चला था वो शायद सर इन्हीं के टाइम पे था। क्या चीज? सर बड़ौदा के जो गायकवाड़ पे जो मुकदमा चला था सर, जब उनके कोई दत्तक पुत्र को लेकर, तो सर इन्हीं के टाइम विवाद पे हुआ था था, सर। बेसिकली उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था, जी सर। लेकिन उनके एक रिलेटिव को बैठा दिया गया था। कंपनी ने उसे हड़पा नहीं था। डलहौजी की पॉलिसी त्याग दी गई थी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक उन वायसरायज में से था जिसके
अपने मतभेद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश कैबिनेट से हो गए थे। उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ग्लैडस्टन, उन्हीं से डिफरेंस हो गए थे, जिसके कारण कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस्तीफा दे दिया था। आपको शायद कोई और दूसरा वायसराय मेरी नजर में नहीं है जिसने इस्तीफा दिया। नॉर्थब्रुक टेन्योर पूरा होने पर नहीं गए थे, न ही हटाए गए थे, नॉर्थब्रुक ने इस्तीफा दिया था। ये एक यूनिक फैक्टर नॉर्थब्रुक के बारे में। बाद में इंग्लैंड के रक्षा मंत्री भी रहे थे, लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, मेरे ख्याल से नौसेना प्रमुख रहे। सर इस्तीफा देने का कारण क्या था सर? इस्तीफा देने का कारण ये था कि इनकी ग्लैडस्टन से पटती नहीं थी और वहां की कैबिनेट में कई मेंबर थे जिनसे इनकी पटरी नहीं खाती थी, जबकि ग्लैडस्टन की चॉइस। सर एक बार मैंने एक बुक देखा था तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इनके इस्तीफा देने का कारण ये भी था कि ये अफगानिस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी एक अपना रेजिडेंट रखना चाहती थी और ये उसका विरोध करते थे नॉर्थब्रुक। वो एक शेर अली की कहानी है। अभी मैं आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट अफगान वार ही पढ़ाया मैंने, सेकंड अफगान वार नहीं पढ़ाया ना आपको। यस सर। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं सेकंड अफगान वार पहले पढ़ाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा, वो साथ ही साथ हुआ। ये बात भी अपने आप में कारण है, कई विवाद के कई कारण थे। नौकरी ने इस्तीफा दे दिया, नेक्स्ट वॉइस है जो ऑल लेटर है। अब हम सोच रहे हैं कि क्लास जो है एंड करें और कल फिर से क्लास रखें। ओके सर। कल छुट्टी है और कल दिन में क्लास रख लेते हैं, बताओ क्या टाइमिंग ठीक रहेगी? कल चूंकि और सभी क्लास लेंगे, अपनी जो संस्थाएं हैं उनका उदय शुरू हो जाएगा और कांग्रेस की स्थापना तक हम जाएंगे और फिर भारत का सामाजिक और आर्थिक जो वाला एरिया है उसे देखेंगे, क्योंकि वहां अब तक कई संगठन बन चुके हैं। लिटन के पीरियड में ही बहुत सारे संगठन अब बनने शुरू होंगे, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन भी पूरी तरह से लागू हो ही गई थी, आईपीसी सीआरपीसी भी लागू हो गई थी, उसे लागू हुए भी 15 साल हो रहे हैं। 1862 से 1877 तक हम लोग आ रहे हैं। तो कल 2 बजे रख